अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज पाकिस्तान में 23 मार्च हमेशा की तरह एक कौमी यकजहती के तौर पर मनाया गया। बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में जहाँ पे पाकिस्तानी मुकीम है वहाँ पर इस दिन को आज सेलिब्रेट किया गया। बहरहाल, जो आज की खास बात रही वो सदर जरदारी साहब की जो तकरीर थी वो आज की हाईलाइट थी। और फिर उसके बाद जो उन्होंने मुख्तलिफ सिविलियन अवार्ड्स दिए पाकिस्तानियों में और गैर मुल्कियों में, उस पर अब इस वक्त बहुत सारा तबसरा चल रहा है सोशल मीडिया पर। इसी पर आज का मेरा तबसरा, मगर हमेशा की तरह आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, मेरे वीलॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह करें। दोस्तों, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप समझते हैं कि सिटीजन जर्नलिज्म होनी चाहिए और आप आज़ाद आवाज़ों को सपोर्ट करते हैं, और अगर आप समझते हैं कि हम तारीख के अ, ठीक जानिब इस वक्त खड़े हुए हैं, तो फिर इस आवाज़ को दबने से बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप ये काम करते रहें। बहरहाल, पहले मैं थोड़ी सी बात कर लूँ जरदारी साहब की तकरीर की। अ, जरदारी साहब अनफॉर्चुनेटली बहुत बीमार नजर आ रहे थे। उनके अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे। हालांकि तकरीर उन्होंने सामने लिखी हुई थी लेकिन उन्हें पढ़ने में दिक्कत पेश आ रही थी। और जो एक स्पीच का मोमेंटम होता है वो बिल्कुल डेवलप नहीं था हो पा रहा। सिर्फ अल्फाज ही मुश्किल से वो अदा कर पा रहे थे। और मेरे लिए सबसे ज्यादा परेशानी की बात ये थी कि उनकी ये जो हालत मैंने देखी, ये बतौर डॉक्टर मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक्यूट कंडीशन है, यानी कि कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आप बीमार होते हैं और फिर आप फौरन ठीक भी हो जाते हैं कुछ दिनों बाद। कोई नज़ला ज़ुकाम टाइप की ये चीज़ नहीं है। मुझे इनकी हालत क्रॉनिक कोई कंडीशन लग रही है बुढ़ापे की वजह से। खुदा जरदारी साहब को सेहत अता करे। मगर जरदारी साहब के लिए ये दुआ सेहत याबी की दुआ इसलिए नहीं है कि मुझे जरदारी साहब से कोई ज़ाती तौर पर हमदर्दी है, बल्कि इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि खुदा इनको कम से कम इतनी लंबी उम्र तो दे कि ये उन लोगों का एहतसाब होता हुआ देख सके और खुद का एहतसाब होता हुआ देख सके जिन लोगों की वजह से ये आज सदर बने हुए हैं। वैसे अब इस मौके पर मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन बहरहाल मेरा एक सवाल जरदारी साहब से ज़रूर बनता है कि आपने हुजूर पूरी ज़िंदगी करप्शन की, सारी दुनिया आपको 10% के नाम से जानती है और इसमें किसी किस्म की मुबालगा आराई नहीं है। आपने बेइंतहा जुल्म किया अवाम पर, खासकर सिंध की अवाम को। आपने मेक श्योर किया कि वो एक फ्यूडल सिस्टम के तहत ही रहें। आपने बेशुमार लोगों को नाहक कत्ल भी किया। शायद यही वजह थी कि आपकी ये हालत देख के आज सोशल मीडिया पर कम से कम लोग सजदा शुक्र अदा कर रहे थे। अब मैं समझ सकता हूँ कि आपने पूरी जिंदगी जिस तरह करप्शन की, आपके असास से आपकी दौलत अरबों खरबों में है। मगर अ, मेरा सवाल जस्ट यही है कि अगर आप ये दौलत साथ भी ले जाएं जहां पर हम सब ने जाना है, तो ये दौलत आपके किसी काम नहीं आएगी। तो आपने इतना जुल्म बहरहाल क्यों किया? मेरी समझ से बालातर है। आज तकरीबन 59 अफराद को मुख्तलिफ जो सिविल अवार्ड्स होते हैं उनसे नवाजा गया। मुझे दोस्तों यकीन है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे अफराद होंगे जो वाकई इन एजाज़ात के हकदार होंगे और उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए वाकई किरदार अदा किया होगा। मगर जब आप इस लिस्ट में कुछ नाम देखते हैं तो आपको शक होता है, बल्कि कुछ लोगों को शायद यकीन हो जाता है कि शायद जिन तमाम लोगों को एजाज़ात आज दिए गए वो शायद तमाम ही लोग करप्ट हैं, वो तमाम ही लोग जालिम हैं। खासकर अगर इस लिस्ट में आप नाम देखते हैं हसन अयूब साहब का, मुनीब फारूक साहब का, या कामरान शाहिद साहब का नाम देखते हैं, या फिर आप नाम देखते हैं इरफान नवाज मेमन साहब का, अनवर मजीद साहब का, या उमर फारूक जहूर साहब का। मैं खसूसी तौर पर बात करना चाहूँगा आज तोशाखाना जो केस था उससे उसकी वजह से शोहरत पाने वाले उमर फारूक जहूर, जिन्हें आज एजाज दिया गया पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से। लेकिन जो नाम बाकी मैंने लिए हैं मैं इन पर भी थोड़ी सी बात बहरहाल जरूर करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं हसन अयूब साहब की। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टाउट हैं। इनकी
बजाय शोहरत या इनकी वाहिद खासियत ये है कि आप इन्हें थोड़े से पैसे दें, कुछ ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़े से पैसे दें, थोड़े से ओहदे का लालच दें और उसके लिए इनसे कुछ भी करवा लें, ये हर चीज बेच देंगे। आपको इनके घटियापन का अगर अंदाजा लगाना है तो उसके लिए सिर्फ इनका एक ये बयान ही काफी है कि जो इन्होंने फौजी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के लिए दिया था। लेकिन बहरहाल इस तरह का बयान फौजी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी नहीं आ सका, क्योंकि वो भी इस चीज को डिफेंड नहीं कर सके। लेकिन हसन अय्यूब साहब ने बहरहाल ये कहा था कि जी जो ये बेडरूम्स में कैमरे लगाए जाते हैं खुफिया तौर पर लोगों के, खासकर जजेस के, ये इसलिए जरूरी है ताकि मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखे, या इससे कोई मतलब अल्फाज ये नहीं थे, इससे बहरहाल मिलता जुलता बयान था। तो आप इनके घटियापन का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर या कम से कम सोशल मीडिया पर भी इस तरह की वाहियात किस्म का डिफेंस देखा हो इन इन कैमरों को लेकर। बहरहाल फिर बात करते हैं मुनीब फारूक साहब की। मुनीब फारूक साहब की वजह शोहरत एक ही थी कि ये छोटे होते थे एक जमाने में। नजम सेठी साहब का प्रोग्राम होता था, उसमें ये छोटे होते थे। बहरहाल फिर भी इनकी थोड़ी बहुत इज्जत थी। अब इनकी इज्जत सिर्फ इसी वजह से है कि ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नहीं। हसन अयूब साहब जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माउथ पीस हैं, लेकिन ये जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं और उनके माउथ पीस हैं। जो बातें DGISPR खुद नहीं कर सकते वो इनसे करवाते हैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर। एक पैगाम रसानी का ये इनडायरेक्टली काम करते हैं। ये अवाम को पैगाम देते हैं कि इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब क्या सोच रहे हैं और आगे वो क्या करने वाले हैं। जाहिर है इनकी ये कोई असेसमेंट नहीं होती, ना ही कोई इनका सियासी तजिया होता है, ना ही इनकी कोई इतनी मैं कह सकता हूँ कि इनका कोई इतना आईक्यू है शायद कि ये इस तरह की असेसमेंट कर सकें। ये डायरेक्टली वहां से सिर्फ जो पैगाम आ रहे होते हैं उन्हीं को आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। बहरहाल जी इनको मुबारक हो बहुत बहुत, इनको आज एजाज से नवाजा गया। वेल दोस्तों, एक और नाम जो इस लिस्ट में है वो है कामरान शाहिद साहब का। इनकी वजह शोहरत एक ज़माने में ये थी कि पाकिस्तान के मशहूर माजी के अदाकार शाहिद साहब जो थे उनके ये बेटे हैं। उसके बाद फिर इनकी वजह शोहरत कुछ बनना शुरू हुई कि ये बड़े वोकल हैं अपने जो टीवी पे इनका प्रोग्राम आता है उसमें। लेकिन अब इनकी वजह शोहरत एक ही है और वो वजह शोहरत ये है कि पाकिस्तान में जितने सियासी जो बड़े नाम अगवा किए गए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, खासकर 9 मई के बाद, उनमें से ज्यादातर को इन्हीं के प्रोग्राम में वापस भेजा गया या यहाँ पे ही उन्हें आज़ादी मिली। और इन्हीं के प्रोग्राम में बैठ के इन बेकस लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया। तो ये भी जाहिर है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही करीब तर हैं और उसकी वजूहात सिर्फ यही है कि पैसे के लिए आप कुछ भी बेच दें। तो इन्होंने अपना बहरहाल ज़मीर गिरवी रखवाया है। बहरहाल इन्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। एक और नाम जो आज सामने आया जिन्हें आज एजाज से नवाजा गया वो थे डिप्टी कमिश्नर ऑफ इस्लामाबाद और इरफान नवाज मेमन। इनकी खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस्लामाबाद में खासकर जो लोगों के घरों में घुसना और फिर औरतों पर उनकी इज्जतों पर हाथ डालना और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे खुदा की ज़मीन को तंग करना और उन्हें शहीद करना, ये इनकी खिदमात हैं जिसकी वजह से इनका एजाज़ बहरहाल बनता था जो कि इन्हें मिला भी। एक और अहम नाम जो आज इस लिस्ट में था वो था अनवर मजीद साहब का। अनवर मजीद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ये आसिफ अली जरदारी साहब के राइट हैंड होते थे एक ज़माने में। अब तो ज़ाहिर है उम्र के वो इस हिस्से में है कि शायद वो रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहरहाल इनके ऊपर प्रूवन केसेस हैं कि जरदारी साहब ने जो करप्शन की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और भी जो आला लीडरान ने करप्शन की, उनका जो पैसा था उसको बैरून मुल्क किस तरह भिजवाया गया, उसके लिए इनके ऊपर केसेस बने और फिर वो केसेस प्रूव भी हुए। लेकिन बहरहाल
ज़ाहिर है अब इस वक़्त ज़रदारी साहब चूँकि सदर हैं तो फिर इनका एज़ाज़ बनता है। इन्हें भी बहरहाल बहुत-बहुत मुबारक हो। बहरहाल चलते हैं आज के आखिरी और अहम तरीन नाम पर जिस पर मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा, और वो नाम है जी उमर फारूक ज़हूर साहब का। उमर फारूक ज़हूर साहब को शोहरत जो मिली हाल ही में कम से कम, वो इस वजह से मिली कि उन्होंने तोशाखाना केस में इमरान खान साहब पर के खिलाफ वो बादमाफ गवाह टाइप बने। उन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान साहब ने उन्हें घड़ी बेची, जो कि एक हकीकत भी है। बहरहाल ये दुबई में मुकीम है। इनकी कुछ हिस्ट्री बहरहाल आज मैं बयान करना चाहूंगा, और ये हिस्ट्री आपको इजीली अवेलेबल है, आप इसे इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हैं, ये सारी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है। उमर फारूक जहूर साहब के वालिदैन का ताल्लुक सियालकोट से था, लेकिन वो बहुत अरसा पहले नॉर्वे माइग्रेट हो गए, और मेरे ख्याल में शायद उमर फारूक जहूर साहब की पैदाइश भी शायद नॉर्वे की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उमर फारूक साहब को वजह की शोहरत की वजह तो मैंने बयान कर दी, लेकिन ये पाकिस्तानियों के लिए ना सही, बहरहाल दुनिया भर में इससे पहले ही बड़े मशहूर हो चुके थे। इसकी अनफॉर्चुनेटली अच्छी वजूहात कुछ नहीं है। दो ऑथर्स हैं दोस्तों, एक का नाम है हैंस पीटर एज, और दूसरे हैं रॉल्फ जे वाइडियर या विडोर। मुझे नॉर्वे प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, तो माजरत अगर मैं ये नाम उनका गलत पढ़ रहा हूँ। बहरहाल उन्होंने एक किताब लिखी थी 2014 में गालबन, जिसका नाम था द कूप ऑन द इनसाइड ऑफ नॉर्वेज मोस्ट पावरफुल माफिया फैमिली। और आप गेस करें कि ये किस फैमिली की बात कर रहे हैं। ये इसी फैमिली की बात कर रहे हैं जिनसे ताल्लुक है उमर फारूक जहूर का। इस किताब में सिर्फ उमर फारूक जहूर का जो है उनके बारे में नहीं बताया गया, उनकी करप्शन के बारे में नहीं बताया गया, बल्कि इनकी फैमिली के जो बाकी अफराद हैं उन तमाम के बारे में बताया गया है। 2010 से ये नॉर्वे से गायब हैं, सेल्फ एग्जाइल में रह रहे हैं, यानी कि वहां से ये भाग के आ गए। इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत दोस्तों ये है कि सन 2000 में इन्होंने तकरीबन 40.5 करोड़, यानी कि 40.5 करोड़, जो पाकिस्तानी रुपयों में मैं ये आपको बता रहा हूँ, तकरीबन इतने रुपयों का इन्होंने जो है वो गबन किया वहां पर। कोई टिकटिंग में गबन किया, मुझे उसकी एग्जैक्ट तफसीलात तो नहीं पता, लेकिन उसकी तफसीलात अखबारात में मौजूद है उस जमाने की। फिर 2003 में इन्होंने एक जाली किस्म का बैंक बनाया स्विट्जरलैंड में, जिसका नाम था बैंक इंटरनेशनल लिमिटेड, यानी कि ये कंपनी थी जिसके अंडर इन्होंने ये बैंक बनाया। इस बैंक में इनके एक और पार्टनर थे जिनका नाम था शॉन मॉर्गन। शॉन मॉर्गन का ताल्लुक न्यूजीलैंड से था। बहरहाल शॉन मॉर्गन की आप बदकिस्मती कहिए कि उन्हें पकड़ लिया गया और ये बच गए, उमर फारूक साहब बच गए। 2006 में जो ये शॉन मॉर्गन साहब थे, इन्हें 3.5 साल की सजा हुई इसी फ्रॉड केस में, और फिर 2009 में मजीद 5 साल की सजा हुई इसी फ्रॉड केस में, क्योंकि उस वक्त तक और लोग सामने आए जिन्होंने कहा कि उन्हें भी फ्रॉड का निशाना बनाया गया है इस बैंक की वजह से। बहरहाल फारूक जो ये उमर फारूक साहब हैं, ये तेज तरार थे, इन्होंने वहां से भागने में ही गनीमत जानी। फिर इंटरपोल से इनके वारंट, मतलब वारंट मैं जब कह रहा हूं तो वो बेसिकली नोटिस होता है जो जारी होता है, लेकिन उर्फ आम में या गलतुल आम में उसे वारंट कहा जाता है। इंटरपोल के वारंट इनके जारी हुए, और ये वारंट इसलिए जारी हुए कि इन्होंने नॉर्वे के एक बैंक में उस वक्त तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड किया, जो नॉर्वे नॉर्वे की बैंकिंग की तारीख थी उसका सबसे बड़ा फ्रॉड किया, जिसमें तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों में मैं अगर बात करूं तो आज के हिसाब से 3 अरब 24 करोड़ रुपए का इन्होंने गबन किया। फिर
इसी वजह से इन्हें नॉर्वे में 1 साल की सजा भी हुई। बहरहाल दोस्तों, इनका जो ताल्लुक था पाकिस्तान से वो भी बरकरार रहा और ये पाकिस्तान फ्रीक्वेंटली आते जाते रहे जब ये नॉर्वे में भी मुकीम थे। तो 2004 में ये पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए क्योंकि तुर्की के एक बिजनेसमैन हैं इम्तियाज अहमद शेख, और इन्होंने उन्हें उमर फारूक साहब ने इम्तियाज शेख साहब को फ्रॉड लगाया और इसकी वजह से ये गिरफ्तार हुए उन्हें, और इन्हें फिर 1 साल की सजा हुई। अच्छा, अब 2010 में चलते हैं जब ये वहां से नॉर्वे से भाग कर आए। उससे पहले इनके एक भाई हैं उस्मान फारूक जहूर साहब। तो इनके जो भाई हैं उन्होंने तकरीबन 170 करोड़, यानी कि ये मैं पाकिस्तानी रुपयों में बात कर रहा हूँ, यानी कि 1 अरब 70 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। एक बेवा खातून थी, उनका नाम था रैंडी नीलसन। तो 2010 में इनके भाई ने ये फ्रॉड किया और फिर जो उस्मान जहूर साहब हैं उन्होंने तकरीबन 3 अरब पाकिस्तानी रुपए जो है वो दुबई मुंतकिल किए अपने भाई उमर फारूक जहूर को। और ये पैसे जो उन्होंने मुंतकिल किए, ये कोई फेक पावर ऑफ अटॉर्नी था, वो उन्होंने हासिल करके ये इन पैसों को मुंतकिल किए दुबई में। बहरहाल सितंबर 2011 में जो इनके भाई थे उस्मान फारूक साहब जिन्होंने ये फ्रॉड किया था, उन्हें 10 साल कैद की सजा हुई। बहरहाल बाद में इस सजा को 5 साल 9 माह में तब्दील कर दिया गया। मगर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ नॉर्वे जो है उन्होंने वारंट जारी किए, अरेस्ट वारंट जारी किए इन्हीं उस्मान जहूर के खिलाफ, क्योंकि ये नॉर्वे की तारीख के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड में इन्वॉल्व हुए थे। अच्छा, बहरहाल वापस चलते हैं उमर फारूक साहब की तरफ। उमर फारूक साहब ने पाकिस्तान आके शादी कर ली 2006 में गालबन। 2009 में इनकी तलाक हो गई। इनकी 2 जुड़वा बच्चियां थीं। इनकी बेगम को शक था कि उमर फारूक साहब इन बच्चियों को पाकिस्तान से लेकर कहीं भाग जाएंगे, तो उन्होंने एक केस दायर किया और उसकी वजह से इन बच्चियों का नाम नो फ्लाई लिस्ट पर डाल दिया गया, यानी कि कोर्ट की तरफ से ये अहकामात आ गए कि ये बच्चियां मुल्क छोड़कर बाहर नहीं जा सकती। लेकिन उमर फारूक साहब रिसोर्सफुल आदमी थे। इन्होंने जाली कागजात बनवाए अपनी बच्चियों के 2009 में, और इस पर ये पाकिस्तान, उसके बाद ये अपनी बच्चियों को लेकर पाकिस्तान से बाहर आ गए। हालांकि मैंने जिस तरह से किया कि इनकी बच्चियों का नाम नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर मौजूद था, मगर जाली कागजात की बदौलत ये पाकिस्तान से निकलने में कामयाब, अपनी बच्चियों को कम से कम निकालने में कामयाब हो गए। उसके बाद दोस्तों, उमर फारूक साहब की कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। 2014 में तौहीने मजहब या तौहीने रसालत केस में पाकिस्तान से इन्हें 26 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन ये इससे पहले ही दुबई भाग के आ चुके थे और तब से ये दुबई में ही मुकीम है। अब बहरहाल चले, आपने हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें एजाज से नवाजा, हो सकता है ये डिजर्व करते हो, इनकी बहुत सारी ऐसी खदमात हों जो कि पसे पर्दा हों और हमें नजर ना आ रही हों। बहरहाल मेरा सवाल यहाँ पर ये जरूर बनता है कि अगर पाकिस्तान में एक शख्स को आपने 26 साल की सजा दी हुई है और उसके बाद वो शख्स पाकिस्तान छोड़ के भाग गया है और अब पाकिस्तान दोबारा वो आया है अवार्ड लेने के लिए, तो क्या अदलिया का ये फर्ज नहीं बनता कि इस शख्स को दोबारा गिरफ्तार किया जाए? हाँ, उसके बाद आप बेशक अपील में इन्हें बरी कर दें, रिहा कर दें, इन्हें छोड़ दें, इन्हें जाने दें, लेकिन कम से कम ऑप्टिक्स बेहतर करने के लिए अगर अदलिया इस तरह के कोई काम कर लेती तो शायद लोगों का उन पे भी कोई थोड़ा सा एतमाद बहाल हो जाता। बहरहाल दोस्तों, मैं दोबारा मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा ऐसे तमाम अफराद को जिन्हें आज एजाज़ात से नवाजा गया। और बहरहाल मुझे आज थोड़ा सा अफसोस भी है। मैं जब नौजवान था, जब यहाँ पे सोशल मीडिया इतना ज्यादा कॉमन नहीं था,
یا بالکल नहीं था होता। और जो इंफॉर्मेशन का जो ज़रिया था वो सिर्फ यहाँ अखबारात थे, या पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, जो सरकारी मीडिया था, सिर्फ वही होता था। तो उस वक़्त मैं सोचा करता था, यही 23 मार्च के ऊपर जब लोगों को एजाज़ा से नवाजा जाता था, या 14 अगस्त को एजाज़ा से नवाजा जाता था, तो मैं और मुझ जैसे लोग जो नौजवान थे उस वक़्त, वो सारे ही ये समझते थे कि इन लोगों ने वाक़ई कोई ऐसी खिदमत सरअंजाम दी हैं जिनकी वज़ह से इन्हें एजाज़ा से नवाजा गया है। और हम ये ड्रीम करते थे कि हम भी पाकिस्तान के लिए इस तरह का कोई काम करेंगे कि कल को इनकी जगह हम खड़े होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये तमाम ही एजाज़ात गलत थे, हो सकता है इनमें से मोस्टली एजाज़ात ठीक ही दिए गए हों माज़ी में, लेकिन कम अज़ कम जब आज की मैंने लिस्ट देखी तो मुझे अब जिन लोगों को माज़ी में एजाज़ मिल चुके हैं, इस तरह के सिविलियन अवार्ड्स मिल चुके हैं, अब मेरे ख्याल में उन सबको प्रूव करना पड़ेगा मुझे या पाकिस्तानी अवाम को कि उन्हें ये एजाज़ात वाक़ई खिदमात पर दिए गए, ना कि टाउटगिरी पर या झूठी गवाहियां देने पर। मुझे अपने अगले वीलॉग तक दोस्तों इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।